हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको हम थॉरली स्टडी करेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम इसका बेयर एक्ट विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट पे हम वो भी कवर करेंगे विद रीसेंट केस लॉज। साथ में हम जो भी हम टॉपिक करेंगे एक दिन में उसके जो एमसीक्यूज होंगे उनको कवर करेंगे एंड जो भी उसमें से मेंस के क्वेश्चंस बनते होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट तो है, बट ये हम यूज कहां पे करते हैं, तो लॉ का हमें पता होना चाहिए। तो लॉ क्या होता है? लॉ सब्सटेंटिव भी होता है एंड प्रोसीजरल भी होता है। सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है? जहां पे हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज दिए गए हैं उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। जैसे कि हमारा अगर सिविल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, अगर क्रिमिनल की बात करें तो इंडियन पीनल कोड है। तो इंडियन पीनल कोड है जो उसमें हमें हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताई गई हैं। जैसे मर्डर है, मर्डर का हमें बताया गया है कि जो मर्डर है वो एक रॉन्ग है तो उसके लिए एक पनिशमेंट होगी। तो वो किस चीज को हम मर्डर मानते हैं उसके लिए सेक्शन 300 में कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे किसी चीज को मर्डर माना जाता है। तो वो हो गया क्रिमिनल लॉ वाला। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आता है सिविल में। तो कॉन्ट्रैक्ट के कैसे फॉर्मेशन होगा, कौन कौन सी पार्टीज होंगी, उनका ब्रीच होगा तो क्या होगा, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रोविजंस दी गई हैं। यहाँ पे बता तो दिया कि अगर कुछ भी है, कोई चीज है वो मर्डर है वो रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एक पार्टीज होनी चाहिए तो उनका कुछ ब्रीच हो सकता है, बट इनको हम एनफोर्स कहाँ पे करेंगे ये बात इसमें नहीं बताई गई। तो वो हमें कहां से पता चलती है? वो उसके लिए है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ में हमें प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कोई भी वायलेशन होती है तो उस चीज को हम कोर्ट में जाके कैसे एनफोर्स करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल है तो उसके लिए हमारे पास सीआरपीसी है जिसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर उसके बाद उसका ट्रायल होगा, फिर पर्सन को पनिशमेंट या वो बच सकता है ट्रायल अपनी पनिशमेंट से। तो वो सीआरपीसी में बताया गया है। सिविल के केसेस में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता दिया, सब्सटेंटिव लॉ है कि हमारे क्या राइट्स हैं, बट उनको एनफोर्स कैसे करना है वो एविडेंस एंड सीपीसी है उसमें बताया गया है। मेनली सीपीसी में बताया गया है प्रोसीजर, एंड जो एविडेंस है वो क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है, वो सिविल पे भी अप्लाई होता है। तो दोनों में एविडेंस तो यूज होगा ही। तो एविडेंस एक्ट को हम वैसे भी किस स्टेज पे यूज करते हैं? इसका यूज होता है ट्रायल स्टेज पे। ठीक है, नेक्स्ट अभी आता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हमें पता चल गया कि एविडेंस एक्ट जो है वो ट्रायल स्टेज पे यूज होगा। क्यों यूज होगा ये? सो दैट जो पर्सन है उसके फेवर या अगेंस्ट में कुछ एविडेंस हमें मिल सके जिसके बेसिस पे उसकी कन्विक्शन या फिर उसका एक्विटल होगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एविडेंस जो है वो वर्ड हमने कहां से लिया है। तो जो वर्ड एविडेंस है वो एक लैटिन टर्म है उससे लिया गया है जिसका नाम है एविडेंट या एविडियर। तो लैटिन टर्म है ये एविडेंट और एविडियर। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली एंड टू असर्टन, टू प्रूव क्लियरली। तो एविडेंस का मतलब क्या बनता है कि कोई भी चीज है उसको क्लियरली शो करना, कुछ डिस्कवरी करना, उस चीज को असर्टन करना या फिर प्रूव करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो अगर हम एविडेंस एक्ट कर रहे हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द इनडिसिप्लिन इन द एडमिशन ऑफ एविडेंस बाय एनेक्टिंग अ करेक्ट एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस। तो जब एविडेंस एक्ट बनाया गया था तो इसको इस ऑब्जेक्ट से बनाया गया था कि अगर एविडेंस जो भी हमारे पास आ रही हैं अगर उसमें कोई भी इनडिसिप्लिन है तो उसको डिसिप्लिन किया जाए एंड उसके लिए एक करेक्ट एंड यूनिफॉर्म जो लॉ है वो बनाया जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस लॉ के। तो वो कौन कौन से हैं? कि जो एविडेंस है वो मैटर इन इशू के ही रिलेटेड होना चाहिए। इधर उधर के एविडेंस है वो हमारे केस में कोई काम के नहीं है। सिर्फ जो भी इश्यूज हैं हमारे, जैसे मर्डर इन इशू है, एक पर्टिकुलर पर्सन ने मर्डर किया ये इशू में है, उसने किस वेपन से किया ये इशू में है, तो उसके रिलेटेड ही हमारे पास एविडेंस उस पर्टिकुलर केस में होने चाहिए। सेकेंड इसका प्रिंसिपल है कि हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। जो हियर से एविडेंस दैट इज
जो सुनी सुनाई बात होती है, तो उसको एविडेंस में हम एडमिट नहीं करते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो बाद में करेंगे, बट जनरल रूल क्या है कि जो हियरसे एविडेंस हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थर्ड इसमें क्या आता है कि बेस्ट एविडेंस की है क्या है कि मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, तो जो सबसे बेस्ट होता है एविडेंस वही देना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्राइमरी एविडेंस है तो उसको बेस्ट एविडेंस हम मानते हैं। जैसे अगर किसी चीज की हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है तो वो ओरिजिनल ही हम कोर्ट में देंगे, तभी वो जो होगा एविडेंस उसको बेस्ट एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल्स क्लियर। अभी एविडेंस एक्ट के आते हैं कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स, बेसिक से इंफॉर्मेशन है इसकी जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे प्री के लिए भी बहुत काम आती है। तो सबसे पहले क्या आता है कि जो एविडेंस एक्ट है, तो जो हमारा इंडिया का एविडेंस एक्ट है वो कहते हैं कहां से आया है। ये हमारा एविडेंस एक्ट आया है इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। 1872 से पहले जो हम लॉ यूज करते थे वो इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस के ही प्रिंसिपल्स यूज कर रहे थे। कुछ मुस्लिम्स वाले थे, कुछ इंग्लिश वाले थे, कुछ पहले के पुराने जो चल रहे थे। तो उसके बाद हमारा बना था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो मेनली ये बेस्ड है हमारा इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे। एंड ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है, ये हम आगे प्रीएम्बल में पढ़ेंगे। ये प्रोसीजरल लॉ है क्योंकि ये प्रोसीजर की बात कर रहा है कि कैसे ट्रायल होगा, कौन कौन से विटनेसेस होंगे, कौन सा एडमिसिबल होगा एविडेंस, कौन सा नहीं होगा। तो ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो जाता है। और ये क्या है, ये लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ प्लेस ऑफ एक्शन, जहां प्लेस पे, जिस प्लेस पे ट्रायल चल रहा है उस प्लेस का ये लॉ है। टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 11 इसके चैप्टर्स हैं एंड 167 टोटल सेक्शंस हैं। इट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट अभी ये 2019 के बाद क्या हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड हो गया है। नेक्स्ट है कि ये अप्लाई करता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर द कोर्ट। इन और बिफोर द कोर्ट, इन मींस जो कोर्ट रूम के अंदर हो रही है, बिफोर द कोर्ट जैसे कि कमिश्नर्स अपॉइंट हो जाते हैं तो वो भी एक कोर्ट होती है, तो बिफोर द कोर्ट। ठीक, अभी हमें इसके चैप्टर्स हैं उसका पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो जल्दी से देखते हैं कि चैप्टर्स में क्या है। इसके फर्स्ट जो चैप्टर है वो उसमें प्रीलिमिनरी है, सेक्शन 1 to 4 इसके साथ डील करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर 2, ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड के साथ डील करता है। इसमें फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट्स को हम रेलेवेंट मानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 5 to 55 इसके साथ डील करते हैं। फिर आएगा हमारा चैप्टर 3 जो डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव, जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो 56 से 58 में दिए गए हैं। फिर आता है चैप्टर 4 जो बात करता है ऑरल एविडेंस की। ऑरल एविडेंस 59 to 60 में दिए गए हैं। फिर चैप्टर 5 आता है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, सेक्शन 61 से सेक्शन 61 to 90 दिया गया है। फिर चैप्टर 6 आता है, ये है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 91 to 100 के कुछ एविडेंस होते हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म हमारे पास है तो उनके जो ऑरल एविडेंस होंगे उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो ये है इसको हम बोलते हैं व्हाट, कि जो एविडेंस हैं कौन कौन से एविडेंस हम एडमिट कर सकते हैं, रेलेवेंट हैं और एडमिसिबल हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हाउ, कि कैसे होंगे, दैट इज ऑरल एंड जो डॉक्यूमेंट्री होते हैं कौन कौन से हम मानते हैं कौन से नहीं मानते हैं वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट वाला जो हमारा सारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हु, कि कौन एडमिट करेगा, कि विटनेसेस कौन कौन हो सकते हैं। तो ये शुरू होता है चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 to 114 डील करते हैं। फिर आता है चैप्टर 8 दैट इज स्टॉपल 115 to 117। फिर आता है चैप्टर 9, ये है विटनेसेस 118 to 134 कि कौन कौन से विटनेसेस हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं।
फिर आता है चैप्टर 10 कि उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 135 to 166। फिर आता है इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ये है सेक्शन 167। तो ऐसे इसके चैप्टर्स बने हुए हैं। वैसे बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्हाट, हाउ एंड हु, ये हमने याद रखना है। फिर हमारे पास आता है इसका प्रीएम्बल एंड सेक्शन 1। तो प्रीएम्बल क्या बात कर रहा है, उससे पहले देखेंगे कि ये एक्ट नंबर 1 था ऑफ 1872। इसको असेंट मिली थी 15 मार्च 1872 को, केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। तो अभी आ गया इसका प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या बात कर रहा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। तो यहां पे words यूज किए गए हैं to consolidate, define and amend, इसीलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ रूल्स हैं अगर जो एविडेंस एक्ट में नहीं है वो हम इंग्लिश जो एविडेंस एक्ट है उसमें से भी यूज कर सकते हैं। अभी आ गया इसका पार्ट 1 दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, इसमें दिया गया है इसका शॉर्ट टाइटल। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट बोलेंगे। फिर आती है इसकी एक्सटेंड। तो ये कहां तक एक्सटेंड होता है, पहले भी हमने किया है, टू होल ऑफ इंडिया। एंड ये अप्लाई कहां पे होता है, टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, कोर्ट मार्शल इंक्लूड होता है, बट अदर देन कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट के अंडर है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंडर है, इंडियन नेवी एक्ट के अंडर है, एयरफोर्स एक्ट के अंदर है, तो इसको हम कवर नहीं करते। जनरली कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड है, बट जो कोर्ट मार्शल इन एक्ट्स के अंडर होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ये एप्लीकेबल किस पे नहीं है, एफिडेविट हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं या किसी ऑफिसर को, या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं बिफोर द आर्बिट्रेटर। इसका रीजन क्या है कि क्यों हम इनको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि जो एफिडेविट्स होते हैं वो एक पर्सन दे देता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, तो उस वजह से क्या है, एफिडेविट को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कवर नहीं करते हैं। सेकंड आ गया हमारा आर्बिट्रेटर। इसको क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन होती है वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज किए जाते हैं, टेक्निकल रूल्स वहां पे यूज नहीं होते हैं, इसीलिए जो आर्बिट्रेटर वाली प्रोसीडिंग्स है उसमें भी इसको हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया कमेंसमेंट, ये हम कर चुके हैं 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2, ये रिपील हो चुका है, रिपील ऑफ एनेक्टमेंट्स। ये रिपीलिंग एक्ट था 1938 का, उससे इसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जितना हमने पोर्शन किया है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्री के लिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। प्रीएम्बल के हिसाब से हमारा पर्पस क्या है, तो ऑप्शन देखिए, टू प्रोवाइड, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, टू प्रोवाइड, कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो हमने अभी किया है, डायरेक्ट वर्डिंग है कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, तो यही हमने किया था, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी डी। नेक्स्ट है कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको ड्राफ्ट किसने किया था, ये हमारा रह गया था, तो हम क्वेश्चन में से करते हैं। लॉर्ड मैक्यूले ने किया था, सर जेम्स एफ स्टीफन ने किया था, सर जेम्स स्टीफन ने किया था, या सर हेनरी समर मेन ने किया था। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको सिमिलर सी लग रही हैं, बट इसमें ये डिफरेंस है, ये एफ स्टीफन लिखा हुआ है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन भी यही है, सर जेम्स एफ स्टीफन ने इसको ड्राफ्ट किया था। इससे पहले क्या था, पहले एक ड्राफ्ट आया था, वो सर हेनरी समरमेन ने भी किया था, बट ये वाला जो ड्राफ्ट था उसको माना नहीं गया था कि ये इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, तो उसके बाद जेम्स स्टीफन वाला आया ड्राफ्ट और उसको अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो अभी करके हटे हैं, तो केम इनटू फोर्स कब था, ये सितंबर 1, 1872।
नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 1 of Evidence Act, the proceedings which are specifically excluded from the operation of the Evidence Act. कौन सी प्रोसीडिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है? अभी किया है हमने। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नो। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, नो। नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज आर्बिट्रेटर्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एविडेंस एक्ट है वो कौन सी प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होता है। स्टार्टिंग में किया है हमने कि जो एविडेंस एक्ट है वो बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ प्रोविजन इसकी हैं जो सिर्फ सिविल पे ही एप्लीकेबल हैं, कुछ हैं जो सिर्फ क्रिमिनल पे ही एप्लीकेबल हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सारा का सारा सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये थे हमारे इसमें से प्री के क्वेश्चंस। अभी आते हैं हमारे मेंस के क्वेश्चंस के। इसमें से कोई मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा हमारा मेंस का इसमें से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ एविडेंस? इट इज सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ। तो कभी कभी पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो हमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एविडेंस क्या है। उसमें हम एविडेंस की जो डेफिनेशन है, कौन सा किस वर्ड से लिया है, लैटिन टर्म से लिया है, उसका मतलब क्या है वो बताएंगे। फिर जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके बारे में बताएंगे। फिर आएगा कि सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल ये कौन सा लॉ है, उसमें ये आएगा कि ये प्रोसीजरल लॉ है एंड ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि रूल्स ऑफ एविडेंस आर इन जनरल द सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, एक्सप्लेन। तो जनरली क्या है कि जो एविडेंस एक्ट है वो दोनों सिविल एंड क्रिमिनल पे एप्लीकेबल है, बट कुछ एक प्रोविजंस हैं वो हमारा आएगा। ये जनरल रूल में हम लिखेंगे कि सिविल एंड क्रिमिनल ये दोनों पे एप्लीकेबल है। फिर इसकी आएंगी कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या आएगा, जैसे कि आएगा सेक्शन 24 हो गया, ये एक्सेप्शन में आएगा, ये सिर्फ क्रिमिनल पे लगता है। ठीक है, फिर आएगा एक 115 वाला सेक्शन स्टॉपल वाला, ये लगता है सिर्फ सिविल पे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सिर्फ सिविल या सिर्फ क्रिमिनल पे लगते हैं, हम वो सेक्शन साथ साथ में करेंगे जैसे ही हम आगे आगे इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।